नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए 40 प्रश्न लेकर आया हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न यहां पर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं दोनों लेवल के लिए। शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको दोनों लेवल के लिए यहां पर देखने को मिलेंगे और साथ ही विद्यालय विषय के भी प्रश्न हम इस टेस्ट में हल करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार 40 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए साथियों, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी पूरे ही 40 प्रश्नों को करके जाना। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 को, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो आपको कथन देखना है पहले पृष्ठ में। विकल्प 1 है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। थर्ड है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और फोर्थ है आपके माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। तो ये 4 कथन कहे गए हैं। साइकोलॉजी के प्रश्न अभी हम हल कर रहे हैं। जो कथन आपको यहाँ पर सही नहीं लगता है वो कथन आपको पहले प्रश्न में देखना है। तो देखो, पहला जो प्रश्न है इसका कथन एक क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बिल्कुल, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण किसके माध्यम से होता है? वंशानुक्रम के माध्यम से। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है विकास जो है ये प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। ये भी कथन सही है साथियों। तीसरा कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। भाई, जन्मजात विशेषताओं का शोधन वंशानुक्रम थोड़ी करता है, तो ये थर्ड विकल्प क्या हुआ? गलत हुआ। तो तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दूसरे प्रश्न को, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा पहला विकल्प अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरा है मॉडलिंग द्वारा सीखना, तीसरा है आपके संज्ञानवाद द्वारा सीखना और चौथा है समूह परीक्षण के द्वारा सीखना। प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? सामाजिक अधिगम की बात की जा रही है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है? दूसरों का प्रेक्षण कर रहा है, उनका अवलोकन कर रहा है, फिर उसका अनुकरण कर रहा है। जैसा सामने वाले व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार वो करता है। और इसी को क्या कहा जाता है साथियों? मॉडलिंग द्वारा सीखना। क्या कहा जाता है इसको? मॉडलिंग द्वारा सीखना। दूसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। तो जो शिक्षण की खेलकूद विधि है साथियों, ये आपके रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहले पात्रता परीक्षा में इस प्रश्न को पूछ रखा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे जो शिक्षण की खेलकूद विधि है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर ये आधारित होती है साथियों। तीसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने आप को देखकर सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं। सिगमंड फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? इलेक्ट्रा कहा, ओडिपस कहा, नर्सिज्म कहा या ऑटिज्म कहा? तो देखो, किशोरावस्था में होता क्या है, जो किशोर होते हैं दर्पण में अपना आपको देखकर क्या सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, बहुत अच्छे से वो तैयार होते हैं। ये होता है स्वप्रेम, खुद से प्रेम करना, जिसको नर्सिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नर्सिज्म के नाम से। तो थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है आपके, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव आपको 5वें प्रश्न में करना है। पहला विकल्प कह रहा है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। दूसरा कह रहा है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। तीसरा कह रहा है वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है और चौथा कह रहा है वृद्धि व विकास दोनों भौतिक है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 5 में जो कथन सत्य लगता है वृद्धि एवं विकास के बारे में, वो कथन आपको 5वें प्रश्न में देखना है। पहला विकल्प कह रहा है कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। गलत है, ये पूर्णतः गलत, उल्टा हो रहा है यहाँ, क्योंकि दूसरा विकल्प कह रहा है कि वृद्धि तो किसी है भौतिक है। भौतिक मतलब जो बाहर से दिखाई देती है, जिसका आकार रूप होता है साथियों, लंबाई चौड़ाई होती है। और विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। यह सत्य कथन है। दोनों ना तो मनोवैज्ञानिक है और दोनों ना ही भौतिक है। तो तीसरा चौथा भी गलत। आंसर कौन सा रहेगा आपके प्रश्न नंबर 5 का?
दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 में है आपके, मेस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रेरक बताए? 5, 3, 4 या 2? तो मेस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा के जो प्रेरक बताए हैं वो प्रेरक आपको छठे प्रश्न में देखना है। देखो, मेस्लो ने जो अभिप्रेरणा के प्रेरक बताए कितने बताए? 2 बताए। कौन कौन से? जन्मजात और अर्जित प्रेरक। तो चौथा विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, सीखना है क्या है भाई? सीखना, सीखना ज्ञान का स्तर है, सीखना ज्ञान की ऊष्मा है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाना सीखना है, और प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना सीखना है। तो इनमें से सीखने का अर्थ आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। भाई 7वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों, कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न नंबर 7 में? तो भाई ज्ञान की ऊष्मा या ज्ञान का स्तर, इसको हम सीखना नहीं कह सकते हैं। प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाना या प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना, तो व्यवहार को प्रेरित करना सीखना नहीं होता है, बल्कि सुधार लाना, संशोधन करना क्या है? सीखना है। तो आपके प्रश्न नंबर 7 का जो थर्ड विकल्प है आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है साथियों आपके, बहुविध चिंतन का संबंध है किससे है? बुद्धि से, सृजनात्मकता से, अनुकरण से या मॉडलिंग से? बहुविध चिंतन का संबंध प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है। और 8वें प्रश्न का देखो, बहुविध चिंतन का संबंध मतलब अलग अलग दिशाओं में सीखना, और अलग अलग दिशाओं में जब सोचा जाता है तो वो उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है साथियों? सृजनात्मकता से होता है। तो बिल्कुल बहुविध चिंतन का संबंध भी किससे है? सृजनात्मकता से है। दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों आपके, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो दो चीजें हैं। एक तो पारितोषिक, पारितोषिक मतलब कोई पुरस्कार, दंड कोई सजा दी जाती है। इनके माध्यम से जो सीखना होता है वो अधिगम के जिस सिद्धांत पर आधारित है वो सिद्धांत आपको 9वें प्रश्न में देखना है। और 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, ये साथियों जो है ये क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, जो पीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? विकल्प है पहला, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और इनमें से सभी। तो देखो नाम क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। एकाधिक, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक तो मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है साथियों प्रश्न का। तो 10वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। टोटल 13 प्रश्न है यहाँ पर साइकोलॉजी के। उसके बाद हम शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। और आपके आज स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन जो है 149 वाले कोर्स पर लेवल 1 के लिए अलग और लेवल 2 के लिए अलग साथियों, आज ही दिनांक 18/02/2023 को, आज दिनांक को ही साथियों पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आ रहा है ऐप पर, स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहां पर। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए 150 प्रश्नों का जो ये पेपर है बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। आपके एग्जाम पैटर्न पर बनाया हुआ पेपर है साथियों, तो निश्चित रूप से आज सभी अटेंड जरूर कर लेना। पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि 12 बजे से पहले आपके ये टेस्ट आ जाएगा, तो 100% 12 बजे के पहले आ जाएगा साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोर्शिया परीक्षण, WIS और रेवन का SPM। साथियों जो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है वो 11वें प्रश्न में देखिएगा। निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट साथियों एक तरह से क्रियात्मक टेस्ट ये होते हैं, और इनमें से जो भाटिया बैटरी परीक्षण है बिल्कुल ये बुद्धि का एक निष्पादन परीक्षण है साथियों। पहला विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा। तो जो पठन वैकल्य मतलब जो डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया का मतलब ही पठन वैकल्य होता है, तो जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनकी पहचान यदि आपको करना है तो किस प्रकार से पहचान करोगे? कौन सा विकल्प आपको यहाँ सही लगता है इस बारे में? साथियों 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 12 में
जो विकल्प एक है क्या कह रहा है ये कि उनके पढ़ने लिखने की कुशलता का विश्लेषण करके, बिल्कुल पठन विकल्प में पढ़ने में कठिनाई आती है, तो बिल्कुल आप यहाँ से पता लगा सकते हो। शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, इनसे पता नहीं लग सकता है। ओनली विकल्प एक ही आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है किसका? पर्यावरण का, व्यक्ति का, अवबोध का या समायोजन का? तो जो क्षेत्र सिद्धांत है इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना जिसका पर्यायवाची है वो प्रश्न नंबर 13 में देखिएगा। आंसर देख लेते हैं साथियों। जो क्षेत्रवाद का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? क्षेत्रीयता का सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। और इसमें संज्ञानात्मक संरचना की बात करें तो किसका पर्यायवाची है? पर्यावरण का। बिल्कुल विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, या फिर भौतिकी विज्ञान है, या फिर सापेक्षिक विज्ञान है? तो इनमें से बताओ कि भाई सही मायनों में गणित क्या है। मतलब ये आपके साइकोलॉजी के 13 प्रश्न थे। इसके बाद में अब हम शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं अभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको सही लगता है? देखो गणित कोई मूर्त विज्ञान तो है नहीं, इसको तो आप यहाँ से हटा दो। भौतिकी विज्ञान है, सापेक्षिक विज्ञान है या अमूर्त विज्ञान है? तो भाई गणित क्या है? एक अमूर्त एवं तार्किक विषय है। दूसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 15वें प्रश्न को देखेंगे साथियों। खोज विधि के जनक है कौन है? जॉन ड्यूई, किलपेट्रिक और आर्मस्ट्रॉन्ग या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई खोज विधि का प्रतिपादक इनमें से किस विकल्प में दिया हुआ है? खोज विधि जिसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं और स्टिक विधि भी कहते हैं। साथियों इसके जनक या इसके जो प्रतिपादक है उनकी बात करें तो बिल्कुल खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। विकल्प नंबर 3 आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 में क्या है आपके? तो 16वां प्रश्न है, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता है, संवेदनशीलता है, रचनात्मकता है या फिर मौलिकता है? तो यहाँ पर देखिएगा प्रमुख गुण पूछा है कौन सी विधि का? खोज विधि का। पिछला जो 15वां प्रश्न हमने देखा था उसमें आपके खोज विधि के जनक के बारे में पूछा गया था। कौन थे साथियों? आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर हम बात करें खोज विधि के प्रमुख गुण की तो रचनात्मकता, क्रियाशीलता, संवेदनशीलता और मौलिकता, इनमें से कौन सा है? भाई खोज विधि में बालक कार्य करके सीखता है। तो बिल्कुल क्रियाशीलता जो है ये खोज विधि का प्रमुख गुण है साथियों। पहला विकल्प आपके 16वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 17 में क्या है आपके? तो 17वां प्रश्न पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पाठ, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो और इनमें से कोई भी नहीं? तो इनमें से कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा सकते हो। भाई प्राथमिक स्तर पर क्या करना है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है, मतलब किताबें बनानी है। अब किताबें ऐसा तो है नहीं कि प्रिंट कर दी डायरेक्टली। किताबें बनाने के लिए उसमें मैटर भी डालना पड़ता है साथियों। और मैटर डालते समय हम किस विशेष चीज पर ध्यान देंगे कि भाई पाठ उपदेशात्मक हो उस पर? जी नहीं, प्राथमिक स्तर की बात है। अब यह जो पहला और दूसरा विकल्प है अगर बात करें इनमें से सही आंसर की तो भाई इनमें से हम जिस पर ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पाठ हो। भाई हिंदी की अगर हम किताब बना रहे हैं तो वैविध्यपूर्ण, विविधता लिए हुए उसमें सभी प्रकार के पाठ शामिल होने चाहिए। दूसरे विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह में एक बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो उपचारात्मक कार्य जिसमें छात्रों की जो कमियां होती है उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। साथियों ये वर्ष में 3 बार, 4 बार या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रत्येक माह में एक बार ऐसा भी नहीं, बल्कि प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। तो पहला विकल्प आपके 18वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान बीच चलती रहती है। सीखने सिखाने लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है?
तो भाषा में आकलन केवल शिक्षक का तो आप हटा ही दो, केवल बच्चों का ही निष्पादन या सीखने सिखाने के दौरान भी ये चलती रहती है और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि यार इसमें पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है। ऐसी स्थिति में हमें साथियों क्या करना होता है, जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उसका चुनाव ऐसी स्थिति में करना होता है। और यह सबसे बेस्ट आंसर क्या है, सीखने सिखाने के दौरान भी आकलन की प्रक्रिया भाषा में चलती रहती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 20 में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं साथियों। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत और किताब पढ़ना। तो देखो, मौखिक भाषा का आकलन यदि आपको करना है, सर्वोत्तम तरीका पूछा गया है साथियों। 20वें प्रश्न का उत्तर बताइए। तो किताब पढ़ना सबसे उत्तम तरीका नहीं हो सकता। तयशुदा उत्तर देना में भी उतनी क्रिएटिविटी कहाँ आ रही है, बल्कि इसका सबसे बेस्ट जो आंसर है वो क्या है, अनुभव बांटना व बातचीत करना। अनुभव बांटना व बातचीत करना ये मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21 में क्या है साथियों, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या सारांश प्रस्तुत करना। तो भाषिक अभिव्यक्ति का यदि आपको आकलन करना है साथियों, अगर हम लघुत्तरात्मक प्रश्न, सारांश प्रस्तुत करवाए बच्चों को या निबंधात्मक प्रश्न लिखवाए, तो हम उनकी भाषिक अभिव्यक्ति की किस प्रकार से वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं इसका आकलन आप कर सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें तो गोले भरने होते हैं या राइट का निशान लगाना होता है। उसमें हमें ये पता नहीं चल पाता है कि बालक की जो भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता है वो कैसी है। तो फिर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आंसर होगा साथियों, क्योंकि ये प्रश्न सहायक नहीं होते हैं बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए। बिल्कुल 21 में पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 22 है, कौशल से संबंधित क्रिया है, सिद्धांतों का ज्ञान, नियमों की तुलना करना, चित्र बनाना और इनमें से सभी। तो जो कौशल से संबंधित क्रिया, भाई सिद्धांतों का ज्ञान तो ज्ञानात्मक से संबंधित क्रिया है, कौशलात्मक कहाँ आ रहा है इसमें। तो फिर पहला विकल्प गलत, पहला विकल्प गलत, तो सभी भी गलत। अब नियमों की तुलना करना और चित्र बनाना, नियमों की तुलना करना तो किसमें आएगा, अवबोधात्मक में आएगा। किसमें आएगा, अवबोधात्मक में आता है नियमों की तुलना करना। और चित्र बनाना किसमें आता है, कौशल में आता है। तो आपके थर्ड विकल्प साथियों प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 से, सूक्ष्म पाठ्य वस्तु को सूक्ष्म कालांश में पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है, एच.सी. मॉरिसन की, आर.एस. वुडवर्थ की, बी.डब्ल्यू. एलन की, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा दो। देखो, परिभाषा दी गई है सूक्ष्म शिक्षण की कि सूक्ष्म पाठ्य वस्तु को, साथियों एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, सूक्ष्म पाठ्य वस्तु को सूक्ष्म कालांश में पढ़ाना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण। और सूक्ष्म शिक्षण की ये जो परिभाषा दी गई है डी.डब्ल्यू. एलन के द्वारा दी गई है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 को देख लेते हैं। निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक है, फ्रांसिस गाल्टन, लिकर्ट, बी.एस. ब्लूम या स्टीफेन। तो इनमें से जो निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक है वो आपको 24 में देखना है। साथियों 24वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई 24 में जो पहला विकल्प है, निर्धारण मापनी प्रविधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। अतः जनक भी कौन रहेगा फिर, फ्रांसिस गाल्टन ही। तो विकल्प नंबर 1 आपके 24 का सही उत्तर है साथियों। 25 की ओर बढ़ेंगे, जो कि टीचिंग मेथड का अंतिम प्रश्न है। और 25वें प्रश्न के बाद में हम साथियों विद्यालय विषय के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें हिंदी है, सामाजिक है, विज्ञान है, इनके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है। सुबह मैंने आपके शैक्षिक तकनीकी वाला जो भाग है, इससे 40 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डाल दिया था। तो 25 है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा किसने की थी, यूजीसी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कोठारी शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। तो इनमें से जिसके द्वारा 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा की गई थी साथियों, वो कौन सा आयोग था, कोठारी शिक्षा आयोग था। 1964 में स्थापित हुआ था और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 को देखेंगे साथियों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन। तो पुस्तकालय में संधि पूछी गई है प्रश्न संख्या 26 में। भाई पुस्तकालय शब्द हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पर। तो पुस्तकालय शब्द का निर्माण हुआ है, निर्माण किससे हुआ है? पुस्तक प्लस आलय बराबर शब्द क्या बनेगा? पुस्तकालय। ए प्लस आ बराबर कौन सी संधि हो रही है? स्वर संधि। और स्वर संधि का ये कौन सा भेद है? दीर्घ संधि का। तो 26 का आपके जो पहला विकल्प है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की तरफ। चलिए 27वां प्रश्न देख लेंगे। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बेकार, बिना कार के, भयभीत, भय के द्वारा भीत, सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो इनमें से जिस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं हो रहा है वो आपको 27वें प्रश्न में देखना है साथियों। दूसरा जो विकल्प कह रहा है भयभीत, बिल्कुल भयभीत का समास विग्रह का क्या होगा? भय के द्वारा भीत। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सही है तीनों ही। बेकार, बिना कार्य के होता है बेकार। बिना कार के, जिसके पास क्या कार नहीं होती वो बेकार होता है, नहीं जिसके पास काम नहीं होता है वो बेकार होता है। तो बिना कार्य के बेकार कहलाता है, बिना कार के बेकार नहीं कहलाता है। विकल्प एक आपके 27 का सही आंसर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उपयुक्त है। देखो तेल देखो तेल की धार देखो, ऐसा मैंने लिखा था। तेल देखो तेल की धार देखो। दूसरा है दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा है तू डाल डाल में पात पात। तो यहाँ पर जो ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए आपको उपयुक्त लोकोक्ति पूछी गई है साथियों। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर देख लेते हैं। भाई 28 का आंसर क्या रहेगा? दूध का दूध पानी का पानी। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ है ठीक ठीक न्याय हो जाना। सेकंड विकल्प आपके 28 का सही आंसर है साथियों। 29 की ओर बढ़ेंगे। तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। वह ढेर सारा मक्खन खा गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो वह ढेर सारा पता नहीं चल रहा है कितना, तो निश्चित नहीं है, तो निश्चित परिमाणवाचक इसका आंसर होगा ही नहीं साथियों। 29वें प्रश्न में आंसर क्या रहेगा? भाई गिन भी नहीं रहे उसको, तो भाई तोला जा रहा है मक्खन को, तो संख्यावाचक में आएगा ही नहीं है। अब ये क्या है? अनिश्चित है, तो फिर किस में जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। ये पहला विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो 30वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 30 है। इनमें से सकर्मक क्रिया है चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। तो जो क्रिया इनमें से सकर्मक है, कर्म है जिसमें, ठीक है साथियों, वो आपको 30वें प्रश्न में देखना है। और इनमें से जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी है? चलना, सोना और मुस्कुराना, तीनों ही अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। लेकिन जो लिखना है, लिखना क्या है? एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 30वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 को देखें साथियों। 31वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? अलवर रियासत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? दलेल सिंह को, रामचंद्र उपाध्याय को, बलवंत सिंह मेहता को और सरदार सिंह को। तो कौन सी रियासत की बात की जा रही है? अलवर रियासत की बात की जा रही है। विशेष रूप से प्रश्न को देखना, डायरेक्टली जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है आपको, ठीक है। 31वें प्रश्न का आंसर देखिए भाई। 31 में आपका जो कौन सा विकल्प साथियों? जो दूसरा विकल्प है, रामचंद्र उपाध्याय को अलवर रियासत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। 31 में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 को देखेंगे। आपके 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? औरंगजेब ने कब बीजापुर व गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1665 में, 1675 में, 1685 में या फिर 1695 में? तो इनमें से जब औरंगजेब के द्वारा जो बीजापुर व गोलकुंडा है इनको मुगल साम्राज्य में यहाँ पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया साथियों, वो सन आपको प्रश्न संख्या 32 में देखना है। तो 32 का आंसर देखे भाई आपके प्रश्न संख्या 32 में जो विकल्प नंबर है साथियों, कौन सा? थर्ड विकल्प। यह आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 32 का, क्योंकि 1685 में ही इन्होंने बीजापुर व गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो तीसरा विकल्प 32वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ेंगे। 33 को देख लेते हैं। 33 में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या पंजाब में? तो जहां पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान स्थित है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 33 में बतानी है साथियों। 33 का आंसर देख लेते हैं।
जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है ये राजस्थान के क्या सॉरी भारत के कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। तीसरा विकल्प आपके 33वें प्रश्न का आंसर है। देखो कश्मीर में ये डल झील जो है साथियों इसी के समीप स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कश्मीर में। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प आपके 33वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। 34 को देखिए साथियों, हिमालय की उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा पर्वत है? गुंबदाकार पर्वत है ये, ज्वालामुखी पर्वत है, मोड़दार पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है? जो हिमालय है साथियों ये उत्पत्ति की दृष्टि से जिस वर्ग में आता है पर्वतों की श्रेणी में साथियों वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 में। और हिमालय उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा पर्वत है भाई? गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तीनों का ये उदाहरण नहीं है बल्कि ये किसका उदाहरण है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण है साथियों ये। 34 का आपके जो विकल्प नंबर जो 3 है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 35 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? भारत व बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और भूटान और नेपाल और भूटान। तो जो 3 बीघा गलियारा है ये जिन दो देशों को आपस में जोड़ता है वो इनमें से कौन से दो देश है? साथियों 35 का आंसर देखें तो 3 बीघा गलियारा नामक जो जगह है ये आपस में भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। पहला विकल्प आपके 35वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ेंगे। 36 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 आपके साइंस से है भाई। आपके हिंदी के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, फिर विज्ञान के प्रश्न हल कर लिए हैं, अब हम साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 36वां प्रश्न है, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र को दोष को कहते हैं, इस नेत्र दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो पहला विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है जरा दृष्टि दोष, दूसरा विकल्प है आपके दृष्टि वैषम्य दोष, तीसरा है मोतियाबिंद और चौथा है निकट दृष्टि दोष। तो देखो नेत्र का जो लेंस होता है इस पर अपारदर्शी झिल्ली जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है वो बस साथियों जो दृष्टि पर प्रभाव पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है? प्रतिकूल। तो इस दृष्टि दोष को, इस नेत्र दोष को जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या निकट दृष्टि दोष नहीं कहा जाता है बल्कि इसको मोतियाबिंद कहा जाता है साथियों। किस नाम से जाना जाता है इसको? मोतियाबिंद के नाम से। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, कृत्रिम उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण। जो इनमें से उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 38 में देखना है। भाई उत्प्रेरण के प्रकारों में समांगी उत्प्रेरण भी होता है, विषमांगी उत्प्रेरण भी होता है और एंजाइम उत्प्रेरण भी होता है। मतलब यहाँ पर जो कृत्रिम उत्प्रेरण है ये उत्प्रेरण के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके 38 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि टोटल 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। इसके बाद यूट्यूब पर एक और वीडियो आएगा साथियों अधीनस्थ बोर्ड वाला, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। तो चलिए 39 की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जिनोन, क्रिप्टोन और ऑर्गन। तो इनमें से जो अक्रिय गैस यौगिक का निर्माण कर सकती है वो अक्रिय गैस आपको प्रश्न नंबर 39 में देखना है। और मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जो जिनोन नाम की अक्रिय गैस होती है ये साथियों ये गैस यौगिक बना सकती है। बिल्कुल आपके जो विकल्प नंबर 2 है प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि भाई अंतिम और 40वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिएगा 40वें प्रश्न को, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनमें से जिस कोशिका की जो है साथियों वह कोशिका बताना है आपको जिसकी कोशिकांग को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो 40वें प्रश्न का आंसर देखें। भाई कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है। ये विद्यालय विषय शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों का जो टेस्ट है 40 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।